देखिए न्यूटन का शीतलन नियम आपको बता दिया गया है। नियम तो आप पहले से जानते हैं। न्यूटन का शीतलन मतलब होता है ठंडा होने का नियम। शीतल मतलब ठंडा होना, तो शीतलन नियम का मतलब होता है ठंडा होने का नियम। तो न्यूटन ने यह बताया था कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, ठीक है ना, यानी ऊष्मा उत्सर्जन की दर उस वस्तु और परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो स्टीफन के नियम के कंक्लूजन से ही निकला हुआ है। न्यूटन ने अलग से कोई नियम नहीं दिया हुआ है। ज्यादा न्यूटन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके नियम आपको फिजिक्स में भी मिलेंगे, केमिस्ट्री में मिलेंगे, बायोलॉजी में मिलेंगे। सर्वज्ञाता वैज्ञानिक है न्यूटन, समझ रहे हैं। और सब में मिलेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में। और लेकिन महत्वपूर्ण नियम नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत सामान्य सी चीज है। अब कौन नहीं जानता है कि सेब ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा और कहां जाएगा, है कि नहीं है? ऊपर जाएगा। तो इसको सब लोग जानते हैं। और नीचे आ रहा है, कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है? पृथ्वी। नीचे पृथ्वी है, कौन खींचेगा, है कि नहीं है? भाई यहां पर मान लीजिए हो सकता है और चीज हो, वहां भी खींच रही है, वहां भी खींच रही है। मतलब ऐसी उस वस्तु को हर जगह वो नीचे आ रही है, इसका मतलब हर जगह कोई ऐसी वस्तु है जो खींच रही है। तो हर जगह कौन है? पृथ्वी। व्याप्त हर जगह है। तो उन्होंने इसको बताया कि हर वस्तु को पृथ्वी खींचती है। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज होती नहीं, कोई भी इसको बता सकता था, है कि नहीं है? लेकिन क्यों है खींचती है, इसको बता दे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पृथ्वी क्यों खींचती है उसको? पृथ्वी के अंदर चुंबक कहां है? चुंबक दिखाई तो पड़ नहीं रहा। पृथ्वी का चुंबकत्व तो फिलहाल है ही है। आप पढ़ेंगे 12th में जाएंगे तो पृथ्वी का भी अपना चुंबकत्व है। उसके चुंबकत्व के बहुत सारे प्रमाण हैं। कहां से चुंबकत्व आया हुआ है ये पृथ्वी के अंदर अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन लोग बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है वो पृथ्वी की जो कोर होती है, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है कि नहीं है? तो कोर में क्या होता है? निकिल और फेरस है, निकिल और आयरन की अधिकता होती है। पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, सियाल, सीमा और नीफे, है ना। सियाल पहले वाले में होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। दूसरे वाले में सीमा में सिलिका और मैग्नीज, और नीफे में क्या है? निकिल और फेरस की बहुलता होती है। और ये पार्ट ज्यादा होता है और लिक्विड अवस्था में रहता है, यद्यपि इसकी डेंसिटी ठोस से भी ज्यादा होती है। क्रस्ट और मेंटल से डेंसिटी ज्यादा होती है कोर की, लेकिन कोर में जो भी पदार्थ होता है वो पिघली अवस्था में होता है। और पृथ्वी घूमेगी तो वो भी घूमेगा, जाहिर सी बात है घूमेगा। जब घूमेगा तो उसमें लोहा है, उस लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकिल, फेरस, कोबाल्ट, ठीक है, ये एक चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ जो रोटेट करे, घूमेंगे तो उनमें चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाएगी, अर्थात वस्तुओं को खींचने का गुण आ जाएगा। ऐसा वैज्ञानिकों ने कयास लगाया, अनुमान लगाया है कि यही एक अवस्था हो सकती है जिसके नाते घूमते मतलब आकर्षण क्षमता उसमें आ गई। बहरहाल तो न्यूटन ने यहां भी वही नियम बताया कि दो वस्तुओं के बीच अगर तापांतर ज्यादा है तो ऊष्मा हानि की दर ज्यादा होगी, और तापांतर कम है तो ऊष्मा हानि की दर भी कम होगी। जाहिर सी बात है, एक वस्तु का ताप बहुत ज्यादा है, दूसरी का ताप बहुत कम है, तो तापांतर ज्यादा हो जाएगा, ऊष्मा तेज गति में निकलेगी। और तापांतर अगर ये कम है तो ऊष्मा गति धीमी हो जाएगी। वैसे ही जैसे पानी को अगर आप ज्यादा ढाल से लुढ़का देंगे तो तेज गति में या तेज वेग में नीचे आएगा, और अगर थोड़ा सा ढाल है आप लुढ़का देंगे तो उसकी गति धीमी हो जाएगी, उसका वेग कम हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए, तो उसमें निष्कर्ष में आपको निकला हुआ था ये t माइनस टी जीरो इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी जीरो इंटू ई पावर माइनस के टी। ये सूत्र निकला हुआ था, ठीक है, यही निकला था। तो t माइनस टी जीरो क्या है? ये तापांतर है। इसमें टी जीरो क्या है? टी जीरो जो है परिवेश का ताप है। ध्यान दीजिएगा, टी जीरो परिवेश का ताप है
T जो है ये तापमान है किसी वस्तु का, तप्त वस्तु का, लेकिन T टाइम के बाद, शुरुआत में नहीं है। जब T टाइम तक ऊष्मा निकल रही है उस समय ये ताप है। तो ये तापांतर है T टाइम के बाद। कितना टाइम है? स्मॉल t टाइम है। स्मॉल t टाइम के बाद ताप ये है। यह तापांतर जो है ये शुरुआत में है, जब वस्तु ऊष्मा निकालना शुरू कर रही है उस समय। क्योंकि आपको याद होगा हमने t इक्वल टू टी डैश किया था, व्हेन t इक्वल टू 0 किया था। जब स्मॉल t का मान 0 किया था, कल कंडीशन लगाते समय का मान 0 जब था, तो उस समय जो मूल ताप था T, उसको हमने T डैश से शो किया था। तो T डैश माइनस T0 का मतलब तापांतर हो गया ये। तो ये तापांतर हो गया और e पावर माइनस VT हो गया। कहने का मतलब ये तापांतर बाद में है और यह तापांतर पहले है, और ये आपका e पावर माइनस VT है। ठीक है ना? E जो है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल या चर घातांकी। E की वैल्यू आप मैथ में पढ़ेंगे 2.71327, ऐसे आगे भी लगातार चलता जाता है, ये खत्म नहीं होता। इसको हम 2.7 में मान सकते हैं, मतलब 2 और 3 के बीच में होता है। अब E की वैल्यू सपोज कीजिए 2 या 3 से के बीच में अगर होगी, ठीक है, तो उसकी घात है माइनस के। T के कांस्टेंट है, T टाइम है। इसको अगर नीचे ला दें, हम नीचे ले आ दें तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, e पावर प्लस के t हो जाएगा। तो 2 की घात यहां पर संख्या मिलेगी, 2 की घात 2 होगा, 2 की घात 3 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 12 होगा। तो ये क्या होगा? ये नीचे आ गए 2 घात में। अगर t का मान 1 सेकंड रखेंगे, 2 घाते 1, मान लो k की वैल्यू k ही रहने दो, कोई बात नहीं है। t का मान 1 रखेंगे, 2 घाते k हो जाएगा। t का मान 2 रखेंगे अगर, तो 2 घाते 2 के हो जाएगा। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 घाते के हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 2 घाते 3 के, यानी 2 घाते मतलब हो गया 8, तो 8 पावर के हो गया। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब कि जब ऊष्मा निकलती है तो जो तापांतर आपका है बाद वाला, वो एकाएक गिरता है। मतलब ये नहीं कि लगातार से गिरेगा। 10 जूल ऊर्जा निकली, तापमान 2 केल्विन कम हो गया। 20 जूल ऊर्जा निकली, तापमान 4 केल्विन कम हो गया। ऐसा नहीं कि अनुक्रमानुपात रूप में घटता है। मेरी बात समझ ध्यान से। ऐसा नहीं कि 10 जूल ऊर्जा निकली, 2 केल्विन ताप गिरा, फिर 10 जूल ऊर्जा निकली, फिर 2 केल्विन ताप गिरा, फिर 10 जूल निकली, फिर 2 केल्विन ताप गिरा। ऐसा नहीं है। ठीक है? ऊष्मा निकलने से ताप एकाएक गिरता है, क्योंकि जब टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ने के बाद जो तापांतर हमारा है वो एकाएक गिर रहा है। पहले हम 2 पावर के से डिवाइड कर रहे थे, फिर 4 पावर के से, फिर 8 पावर के से, फिर 16 पावर के से, फिर 32 पावर के से। मतलब हम जब डिवाइड ज्यादा संख्या से कर रहे हैं, कम बचेगा ना। इसका मतलब ये है कि जब किसी वस्तु से ऊष्मा निकलती है तो उसका ताप चर घातांकी रूप में गिरता है। चर घातांकी रूप में गिरने का मतलब हुआ कि ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे ये ग्राफ बनता है। आपसे पूछा जाए कि न्यूटन का शीतलन वक्र क्या है, तो न्यूटन का शीतलन वक्र यही है। ठीक है? न्यूटन का शीतलन वक्र आप बताएंगे, चर घातांकी ग्राफ बनता है। चर घातांकी क्या से हुआ? ऊष्मा निकलने से उस वस्तु का ताप एकाएक गिरता है। मतलब इस तरह नहीं गिरता, ऐसे ग्राफ ऐसे नहीं बनता कि जिस तरह से ताप गिरेगा उसी तरह से जो है ऊष्मा निकलेगी, वैसे वैसे ताप गिरेगा। ये समानुपाती का निशान है। किसी कोई ग्राफ अगर सीधी रेखा मिल रहा है, इसका मतलब वो अनुक्रमानुपात का प्रदर्शन करता है। ठीक है? तो इसका सीधा आशय ये हुआ ई लग जाने का कि किसी वस्तु से ऊष्मा निकलने पर उस वस्तु के मतलब उस वस्तु और परिवेश के बीच तापांतर जो होता है वो एकाएक गिरता है। कैसे गिरता है? उसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड है, चर घातांकी रूप में गिरता है। और चर घातांकी ग्राफ कैसे बनता है? आप मैथ पढ़ेंगे, चर घातांकी श्रेणी आपका चैप्टर भी है, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ऐसे कहने का मतलब शुरुआत में तो धीरे धीरे गिरता है, बाद में एकाएक गिर जाता है, लेकिन कभी शून्य नहीं होता। ये कभी ग्राफ कभी ये ऊपर नहीं टच करेगा और न नीचे टच करेगा। ठीक है ना? आप e की पावर चाहे इतनी बड़ी संख्या डिवाइड कर दे, लेकिन कभी इसका मान शून्य नहीं होगा। आपसे कहा जाए 1 में, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे मान 0.2 आएगा, 10 से करेंगे 0.1 आएगा। लेकिन कहा जाए किसी ऐसी संख्या से डिवाइड कर दीजिए कि इसका मान 0 हो जाए, तो 0 कभी नहीं होगा जब तक कि अनंत से नहीं डिवाइड करेंगे। अनंत कोई संख्या होती नहीं है।
ठीक है। इसका मतलब यहां कितनी भी बड़ी संख्या डिवाइड करेंगे मान कम तो होता जाएगा लेकिन शून्य नहीं होगा। इसलिए टी का मान चाहे जितना टाइम तक आप करते जाएं, ठीक है ना, चाहे जितने टाइम तक आप निकालते जाए उसका की मात्रा, ये ग्राफ यहां तक जाएगा, गिरते गिरते जाएगा लेकिन शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब डिवाइड करेंगे तो जब तक ये शून्य नहीं है या ये इनफाइनाइट नहीं है तब तक इसका मान शून्य नहीं होगा। उस वक्त पे ऊपर निकल जाए संपूर्ण, वो अलग बात हो गई। ठीक है, तो इसमें केवल इतना ही बताना था कि न्यूटन के शीतलन नियम में वस्तु और परिवेश के बीच का जो तापांतर है वह चरघातांकी रूप में गिरता है, अर्थात प्रारंभ में ऊष्मा निकलने से ताप धीरे धीरे गिरता है, बाद में एकाएक ताप गिरता है और उसका ग्राफ इस तरह से प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये ग्राफ आपका है, ये ऊपर से जब गिर रहा है लगातार तो ये x अक्ष पे कभी भी इसको ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब तापांतर कभी शून्य नहीं होगा। समझ रहे बात को? तापांतर शून्य होने का मतलब हुआ कि ऊष्मा निकल ही नहीं रही है। जब तापांतर शून्य हो जाएगा इसका मतलब कि ऊष्मा निकलना बंद हो गई, तभी तापांतर शून्य हो रहा है। अगर जरा भी ताप में ऊष्मा निकल रही है, तापांतर होगा तभी निकलेगी। ये उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है कृष्णपिंड से यानी कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का स्पेक्ट्रमी वितरण। कृष्णिका से आप नोट कर सकते हैं, कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का, कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का स्पेक्ट्रमी वितरण तथा वीन का नियम ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। ल्यूमर और प्रिंगहाइमर का एक छोटा सा प्रयोग है। उन्होंने प्रयोग करके देखा और जो निष्कर्ष निकाला उसी निष्कर्ष में एक नियम जो है वीन का नियम है। ठीक है ना, क्या प्रयोग किया उन्होंने? ये प्रयोग आपको यहां बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्रोत है, ये स्रोत है O, यहां से ऊष्मीय विकिरण जा रहा है, फिर यहां से ये ऊष्मीय विकिरण वापस लौट रहा है। यह एक छिद्र है S। ठीक है ना, यहां से निकलने वाला ऊष्मीय विकिरण एक अवतल दर्पण, मेरे साथ आप भी बनाएंगे इसको, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो है प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। ठीक है ना, अब यहां से ये किरणें जो है जब परावर्तित होंगी, यहां पर ध्यान देना है कि ये जो बिंदु आपका है S वो दर्पण के फोकस पर है और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं तो वहां से परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। ये समांतर किरणें आगे बढ़ती हैं तो यहां पर एक रखा है प्रिज्म, ये क्वार्ट्ज का प्रिज्म है। क्वार्ट्ज एक धातु है, उस धातु का ये प्रिज्म है और यहां से प्रकाश किरणें ये अपवर्तित हो जा रही है। अपवर्तन के बाद ये पुनः एक दर्पण आपका है, फिर से अगेन ये दर्पण आपका है अवतल दर्पण, और फिर यहां से परावर्तन के बाद ये प्रकाश किरणें जा रही हैं और यहां पर लगा हुआ है एक विकिरण मापी यंत्र लगा हुआ है। विकिरण मापी, जैसे धारा को मापा जाता है वैसे विकिरण को मापने के लिए एक यंत्र लगा है, विकिरण मापी यंत्र। ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए जी से आप। ये प्रयोग है।
ये ग्राफ भी आप बना लीजिएगा। इसी ग्राफ के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाला गया है उसी पर वेद का नियम है। ठीक है, ग्राफ पर भी आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये आपका एक प्रयोग छोटा सा है। इस प्रयोग के माध्यम से क्या किया गया है मैं पहले वो बता दूं आपको। देखिए, जब कोई वस्तु गर्म होती है, ठीक है, कोई वस्तु गर्म होती है तो वह ऊष्मीय विकिरण को निकालती है। यहां पर ताप भी आप कर लीजिएगा, ये ताप T1 पर है, ये ताप T2 पर है, ये ताप T3 पर है, अलग अलग तापों पर है ये। where T3 is greater than T1 ऐसे भी बना लीजिएगा। घनत्व में कौन सा ज्यादा ताप है तो T3 is greater than T2 is greater than T1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई वस्तु है, गर्म है, उस गर्म वस्तु से क्या होगा, ऊष्मीय विकिरण निकल रहा है। ठीक है, तो कई तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश निकलेगा उससे। इसे जब कहा जाए ऊष्मीय विकिरण निकल रहा है तो आप जान जाइएगा कि उस ऊष्मीय विकिरण में कई तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश निकल रहा है। केवल दृश्य ही नहीं, अदृश्य भी। अवरक्त विकिरण को आप देख नहीं पाते हैं, पराबैंगनी विकिरण को देख नहीं पाते हैं, केवल दृश्य प्रकाश को ही आप देख पाते हैं, क्योंकि आपके देखने की क्षमता 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसलिए आप 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे, जिसको हम अल्ट्रावायलेट कहते हैं, या 7800 के ऊपर जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं, उसको हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो उस अवस्था में निकलते सारे प्रकाश वहां से हैं, लेकिन प्रत्येक विकिरण में कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज्यादा निकलता है, कुछ का कम निकलता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। हो सकता है वस्तु का ताप 100 केल्विन फिक्स कर दिया आपने, वहां से जो ऊष्मीय विकिरण निकलेगा उसमें हो सकता है कि 4500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज्यादा निकलता हो। बाकी भी निकलेगा, 4200 का निकलेगा, 5600 का निकलेगा, 5500 का निकलेगा, लेकिन 4500 का ज्यादा निकलेगा। साथ ही साथ ताप आपने बढ़ा दिया, 150 केल्विन कर दिया, फिर सारे रंग के प्रकाश निकलेंगे, लेकिन उसमें एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज्यादा निकलेगा, बाकी कम निकलेंगे। बाकी और निकलेंगे, उसके आसपास रहेंगे, कम निकलेंगे। फिर क्या करेंगे, और उसका ताप बढ़ा दिया हमने 200 केल्विन। ध्यान दीजिएगा, 200 केल्विन कर दिया, तापमान ऊंचा कर दिया, फिर उसमें एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज्यादा निकलेगा, बाकी प्रकाश कम निकलेंगे। तो इस प्रयोग में क्या किया गया है, यह ध्यान देने का प्रयास किया गया है कि आखिर ताप हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो सभी ऊष्मीय विकिरण निकल रहे हैं, तो क्या उसमें से जो जिस तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, उस तरंग दैर्घ्य का मान ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। जैसे हमने 100 केल्विन पर कहा था 4500 एंगस्ट्रॉम निकल रहा है, प्रकाश ज्यादा निकल रहा है, बाकी और सब निकल रहा है। तो क्या 150 केल्विन करने पर 4500 वाला 5000 हो जा रहा है, 200 केल्विन करने पर वो 5600 एंगस्ट्रॉम का ज्यादा निकल रहा है, या 200 केल्विन हमने दुगना तापमान कर दिया तो जो तरंग दैर्घ्य निकल रही थी वो कम हो गई, 3600 एंगस्ट्रॉम ज्यादा निकल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ऊष्मीय विकिरण में सभी तरंग दैर्घ्यों का प्रकाश निकलता है, लेकिन अलग अलग तापों से निकलने वाला जो ऊष्मीय विकिरण है उसमें कुछ निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश ज्यादा निकलते हैं। यहां पर वही किया गया है, ये हमारा स्रोत है, इस स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को आप देख रहे हैं। पहले तो यहां पर क्या किया गया है, दर्पण आपका है, क्योंकि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसकी तीव्रता जो है बढ़ जाती है। ये समांतर किरणें जो है आ रही हैं, आने के बाद ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म क्या करता है, सभी तरंग दैर्घ्यों को बांट देता है, ठीक है।
तो अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को बांट देगा। ये बांटने के बाद तरंग दैर्ध्य, ये प्रकाश किरणें यहां से आएंगी तो फिर समतल दर्पण पर ये आपतित हो, माफ कीजिएगा, अवतल दर्पण पर आपतित होंगी और यहां से परावर्तन के पश्चात एक यहाँ पर ऊष्मीय विकिरण मापी यंत्र है, इसी में ये प्रकाश किरणें जाएंगी। तो यहाँ पर सुई लगी रहती है, तो बताया जाएगा कि इस तरंग दैर्ध्य, इस ताप पर जो है इस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ज्यादा निकल रहा है, इस ताप पर इस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ज्यादा निकल रहा है। ठीक है ना, ऐसा जो है मापा गया। और ये प्रयोग करने के बाद जब मापा गया तो निष्कर्ष रूप में यहां पर एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है, इस ग्राफ को पहले देखिए और इस ग्राफ के आधार पर 3 नियम निकाले गए, 3 नियम बताए ग्राफ के आधार पर। ठीक है, ग्राफ में आप पहली चीज देख रहे हैं कि तापमान कम है अगर, पहले ग्राफ का स्वरूप समझ लीजिए, तापमान कम है अगर, ठीक है ना, जब तापमान कम है तो ये जो ग्राफ हमारा है ये ग्राफ थोड़ा सा चपटा है, मतलब ग्राफ का जो शिखर है वो कम है, ग्राफ फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर है। जब तापमान थोड़ा बढ़ा दिया हमने तो हमारा जो ग्राफ है थोड़ा उसका शिखर ऊंचा हो जा रहा है। जब तापमान थोड़ा और बढ़ा दिया हमने तो ग्राफ का शिखर एकदम ज्यादा ऊंचा हो जा रहा है। पहली चीज तो ये मिल रहा है, तापमान बढ़ने से ग्राफ द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। पहले ग्राफ द्वारा क्षेत्रफल कितना गिरा था, ये क्षेत्रफल गिरा हुआ था, उसके बाद क्षेत्रफल ये गिरा हुआ था, उसके बाद क्षेत्रफल ये गिरा हुआ था। समझ रहे बात को? अब जो है एक चीज तो ये हो गया कि ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ग्राफ ऊंचा हो जा रहा है। दूसरी चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी ये कि जब तापमान ऊंचा हो रहा है जो शीर्ष है हमारा, जो शीर्ष है, यहाँ पे शीर्ष ये है, यहाँ पे शीर्ष ये है और यहाँ पे शीर्ष ये है, तो ये हमारा शीर्ष जो है वो लेफ्ट में विस्थापित हो रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। ठीक है, वो शीर्ष हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। पहले शीर्ष यहां मिल रहा था, ग्राफ ऊंचा हुआ लेकिन शीर्ष थोड़ा सा खिसक गया बाईं तरफ, फिर ग्राफ और ऊंचा हुआ तो शीर्ष फिर खिसक गया बाईं तरफ। समझ रहे बात को? शीर्ष जो है बाईं ओर खिसक रहा है। दो निष्कर्ष हो गए ना। अब इस नेचर ग्राफ कैसा है ये बता दिया। अब इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए उसमें 3 निष्कर्ष निकाले गए। नंबर 1, पहला निष्कर्ष, ठीक है, ल्यूमर और प्रिंगहाइमर के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, किसी कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले ऊष्मीय विकिरण और तरंगदैर्ध्य के बीच खींचा गया जो ग्राफ है, इस ग्राफ के आधार पर 3 निष्कर्ष निकाले गए। ठीक है ना। पहला तो ये निकाला गया निष्कर्ष कि ये जो ग्राफ है हमारा, अगर इस ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लें और इस तापमान से तुलना करें, जैसे शुरू में ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ग्राफ में निकल जाएगा। ये मत देखिए कि ये आयताकार नहीं है, वर्गाकार नहीं, कैसे निकलेगा। आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, एरिया ऑफ कर्व्स आप पढ़ेंगे जब निकालना, तो उसमें आप समझ जाएंगे कैसे निकाला जाता है ये। तो ये ग्राफ का जो क्षेत्रफल है निकालेंगे आप और तापमान से तुलना करेंगे। फिर दूसरे वाले ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे घिरा क्षेत्रफल, मतलब यहां से लंब डाल दीजिए, ये पूरी एरिया कवर्ड हो गई ग्राफ के द्वारा। तो देखा गया यहाँ पे कि जो ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल है वह उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को दिखाता है। ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा को दिखाता है। तो यह ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वह परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है। कहने का मतलब कि परम ताप को दोगुना कर दिया गया। मान लो ये 100 केल्विन है, एग्जांपल दो, ये 100 केल्विन है और ये 200 केल्विन है, तापमान कितना कर दिया हमने, दोगुना कर दिया। जब तापमान दोगुना कर देंगे हम तो देखेंगे कि जो इधर इसका क्षेत्रफल है, बड़े वाले का क्षेत्रफल है, वह छोटे वाले का 16 गुना आएगा। मतलब इस बड़े वाले ग्राफ के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल छोटे वाले का 16 गुना आएगा, जबकि तापमान को दोगुना किया गया है। और जब यहां पर हम बड़े वाले ग्राफ का T3, ये तापमान जो है पहले वाले का 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, मतलब ये 100 केल्विन था तो ये 300 केल्विन कर देंगे, तो उस अवस्था में बड़े वाले ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्रफल छोटे वाले का 81 गुना आएगा। मतलब देखा गया कि ग्राफ द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है। या सिंपल सी भाषा में आप कह लें कि Q प्रोपोर्शनल टू T⁴। यही स्टीफन का नियम है ना, स्टीफन का नियम तो यही है।
तो इनके प्रयोग से स्टीफन के नियम की पुष्टि हो जाती है। अगर किसी प्रयोग से किसी नियम की पुष्टि हो जाती है तो वह नियम भी सत्य माना जाता है और प्रयोग भी सत्य हो गया। भाई प्रयोग तो असत्य भी हो सकता है कंडीशन के हिसाब से, तो ये प्रयोग भी सत्य हुआ क्योंकि स्टीफन के नियम की पुष्टि कर रहा है और इससे स्टीफन का नियम सत्य हो जा रहा है, मतलब स्टीफन का नियम भी सत्य है। तो पहला इसका मुख्य प्रयोग मान ये हुआ, इसका मुख्य प्रयोग ये हुआ कि इससे स्टीफन के नियम की प्रायोगिक पुष्टि जो है वो हो जाती है। स्टीफन ने थ्योरी बताई थी, केवल सिद्ध नहीं किया था, लेकिन इसने सिद्ध करके बता दिया कि स्टीफन का नियम सत्य है। एक चीज कि ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वह जो जो ताप दुगुना तिगुना 4 गुना होगा, वैसे ग्राफ का क्षेत्रफल भी 4 घात के रूप में बढ़ेगा, मतलब 2 पावर 4 हो जाएगा, 3 पावर 4 हो जाएगा, 4 पावर 4 हो जाएगा, इस रूप में बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष, ठीक है, एक निष्कर्ष आप जान गए होंगे। अब जो दूसरा निष्कर्ष है वो आपको जानना है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है, इस ग्राफ में, ठीक है, एक शीर्ष मिल रहा है। ग्राफ क्या है, पहले तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्राफ जो है पहले, चाहे जो ग्राफ आप लेंगे इसमें से, पहले ग्राफ शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर ग्राफ अपने शीर्ष मान को पहुंच जा रहा है, फिर ग्राफ ढाल पे आ रहा है। यही ग्राफ का स्वरूप है, सभी ग्राफों का स्वरूप यही है। ग्राफ शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर एक शीर्ष को प्राप्त कर रहा है, फिर वो नीचे की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी कोई ऊष्मीय विकिरण निकलेगा, उसमें देखो इस अक्ष पे क्या है, तरंगदैर्घ्य है, उसमें सभी तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश निकलेगा। ठीक है, मतलब कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निकलेगा और उसके बाद ज्यादा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। यहां देखिए ये तरंगदैर्घ्य अधिक वाला है, ये कम वाला है। ठीक है, तो कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी निकलता है, अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश भी निकलता है, लेकिन ग्राफ अपने एक शीर्ष मान पहुंचता है। इसका मतलब उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के लिए सबसे ज्यादा हो जाती है। देखो ये जो अक्ष हमारा है, यह उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा के लिए है। तो यहां पर एक तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा, मान लो लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 के लिए विकिरण ऊर्जा कितनी निकल रही है आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे कितनी निकल रही है, इतना। दूसरे तरंगदैर्घ्य के लिए आप कहेंगे थोड़ा ज्यादा निकल रही है, लैम्डा 2 के लिए ज्यादा निकल रही है, लैम्डा 3 के लिए कहेंगे और ज्यादा निकल रही है। यहां पर एक विशेष तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा m नाम दिया गया है, इसके लिए सबसे ज्यादा है। फिर इससे अधिक तरंगदैर्घ्य लेंगे आप, लैम्डा 5 मान लो ले लो, लैम्डा 5 के लिए फिर कम हो जा रहा है, लैम्डा 6 के लिए फिर कम हो जा रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी ऊष्मीय विकिरण किसी ताप से, किसी पिंड से निकलता है, तो उसमें सभी तरंगदैर्घ्यों के विकिरण निकलते हैं, लेकिन एक विशेष तरंगदैर्घ्य का जो विकिरण है वह सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है और संपूर्ण ऊर्जा उसी के आसपास होती है। आप देख रहे हैं इतनी ऊर्जा यहां से लेकर यहां तक ग्राफ अगर फैला हुआ है, तो संपूर्ण ऊर्जा यही तो है। इसमें से एक विशेष तरंगदैर्घ्य की ऊर्जा जो है वो सबसे ज्यादा है और बाकी ऊर्जा उसी के आसपास है। जैसे मान लो 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश ज्यादा निकल रहा है, तो उसके बगल में 4400 का भी निकल रहा है, 4600 का भी निकल रहा है, बल्कि 3800 कम निकल रहा है, लेकिन संपूर्ण जो ऊर्जा है वह इसी के आसपास है। कहने का मतलब कि प्रत्येक तप्त पिंड से निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण में किसी विशेष तरंगदैर्घ्य का ऊष्मीय विकिरण सबसे ज्यादा निकलता है और निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा उसी तरंगदैर्घ्य के आसपास के क्षेत्रों में ही रहती है। ठीक है, ये दूसरा निष्कर्ष है। तीसरा जो निष्कर्ष है, तीसरे पे आ जाइए। यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे, जो तापमान बढ़ता है, तापमान जब बढ़ रहा है, T1, T2, T3 तापमान ऊंचा हो जा रहा है, तो जो ये शीर्ष प्राप्त हो रहा था वो शीर्ष क्या है, लेफ्ट में आ रहा है। लेफ्ट में आने का मतलब क्या, तरंगदैर्घ्य में कमी हो रही है। पहले लैम्डा m यहां मिला था, बाद में लैम्डा m यहां मिल गया, लेफ्ट में आ गया, फिर लैम्डा m और नीचे आ गया, तापमान और ऊंचा करेंगे, लैम्डा m और नीचे आ जाएगा। तो तापमान में जो जो हम ऊपर कर रहे हैं, तापमान ऊंचा कर रहे हैं, वैसे वैसे लैम्डा m को क्या बोलते हैं, वह निश्चित तरंगदैर्घ्य जिसका प्रकाश सबसे ज्यादा निकलता हो। तो लैम्डा m का मान कम हो रहा है,
तो तापमान को ज्यों ज्यों ऊंचा करेंगे वैसे वैसे वह निश्चित तरंगदैर्घ्य जिसका प्रकाश सबसे ज्यादा निकलता था उसका मान कम हो जाता है। मतलब तापमान 100 केल्विन रहेगा तो 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्रकाश ज्यादा निकलेगा। तापमान 150 केल्विन कर देंगे तो 4400 का ज्यादा निकलेगा। तापमान अगर हम 200 केल्विन कर देंगे तो 4300 ज्यादा निकलेगा। तापमान 500 केल्विन कर देंगे तो 4000 एंगस्ट्रॉम ज्यादा निकलेगा। मतलब तापमान को ऊंचा करते जाएंगे तो उससे निकलने वाले ऊष्मीय विकिरण में जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हमारी मिली हुई है, ठीक है, लैम्डा m, इसका मान कम होता जाएगा। इसी पर वीन ने नियम दिया है क्योंकि लैम्डा m जो होता है वो अनुक्रमानुपाती है 1/T के। तापमान बढ़ेगा लैम्डा m घटेगा, तापमान घटेगा लैम्डा m बढ़ेगा, दोनों व्युत्क्रमानुपाती। आप देखो तापमान ऊंचा हो रहा है, लैम्डा m कम हो रहा है। अगर दोनों को हम इसको नियम में लाएं तो लैम्डा m बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट मिलेगा b, स्मॉल b अपॉन t, या तिरछा गुणा कर देंगे हम तो मिल जाएगा लैम्डा m इंटू टी बराबर b। इसी को हम वीन का नियम कहते हैं। वीन का नियम कहते हैं। b जो है वह वीन का नियतांक है। वीन का नियम आप जरा लिख लीजिए। वीन का नियम है कृष्णिका का ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा विकिरण निम्न तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होती जाती है। नई लाइन से लैम्डा m इंटू टी बराबर b, इसको ब्रैकेट में कर देंगे आप, जहां b वीन का नियतांक है, इसका मान स्मॉल b बराबर 2.9 गुणे 10⁻³ मीटर केल्विन, 2.9 गुणे 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। ठीक है ना, समझिए बात को। देखो इसी आधार पर सूर्य के ताप का अनुमान लगाया गया है कि सूर्य का ताप उसकी सतह पे कितना होगा। सूर्य को का ताप कोई माप सकता है? कोई नहीं माप सकता, लेकिन एस्टिमेशन होता है, आकलन होता है कि सूर्य का ताप आखिर क्या हो सकता है। तो क्या किया जा सकता है इसमें? लैम्डा m इंटू बी बराबर टी है, ये देख रहे हैं ना, लैम्डा m इंटू टी बराबर